अगर कोई आदमी बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं बोलता है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत में सफल हो सकता है क्या? इंग्लिश ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑक्सफोर्ड वाली ही ज़रूरी है। आपकी सरल इंग्लिश हो और इतना हो कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके जजेस को, और जजेस आपकी बात आप जो है समझ सके। ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों की डिफिनीशन आपने कॉलेज में जाते ही तय कर दी कि ये जनरल कम्युनिटी वाला है तो ये ऑपरेशर होगा, और ये SC ST OBC ओनली है इसलिए ऑपरेस्ड होगा। पहली शुरुआती दौर में 2 से 3 वर्ष की वकालत ट्रायल कोर्ट में करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट एक तरफ अपीलेट कोर्ट है, रिट कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में आना चाहिए। आपकी मेहनत आपके साथ रहती है, जो बाहर की आपकी मेहनत है वो कोर्ट रूम में दिखती है, और जब कोर्ट रूम में दिखती है तो क्लाइंट्स के बीच में जाती है और उसी से आप सफल वकील बन जाते हैं। नमस्कार। अनकोट के पॉडकास्ट सीरीज में आज एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा रहे हैं जो वकील हैं, लेखक हैं, समाज सेवी हैं, लोगों को कानून बताते हैं, समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि इस पेशे में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपनी पहचान है। एक नहीं, 2 3 किताबें हैं। द एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, द सेकेंड वन, आर्टिकल 32, और अभी नई किताब आई, आर्टिकल 370। अब आप समझ सकते हैं कि कौन है। तो इनको मैंने इसलिए यहां बुलाया कि जो लोग भी लीगल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, वो समझेंगे, जानेंगे इस प्रोफेशन को। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि सफल होने के तरीके क्या हो सकते हैं, बड़ा वकील कैसे बना जा सकता है, वो भी जानेंगे। और क्या क्या चीजें करनी चाहिए सफल होने के लिए वकालत में, और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अश्विनी कुमार दुबे जी। अश्विनी जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने माहौल बनाया। मैंने जैसा कहा, आपके बारे में जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, मैं देखता हूं आप टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, आपने किताब लिखी, एक नहीं 2 3 किताबें आ गई, बड़ी गाड़ी से चलते हैं, बड़ा ऑफिस है। एक बड़े वकील के पास जितनी चीजें हो सकती हैं, आपका नाम है, आपकी पहचान है, चैम्बर्स, एक नहीं 2 3 चैम्बर है। मैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि अक्सर हमने सुना है कि फर्स्ट जनरेशन वकीलों को बहुत दिक्कत होती है इस पेशे में। आप भी तो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं। जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट जनरेशन वाला ही हूँ। सबसे पहले मैं आपकी एक बात जो शुरू में आपने कहा कि आपने मुझे बुलाया, मैं स्वयं निवेदन करके आपके पास आया हूँ कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करवाना चाहता हूँ, मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, और आज का आपने समय दिया तो मैं बहुत आपसे कनेक्टेड फील करता हूँ, और अच्छा लगता है जब आप नित नई ऊंचाइयाँ छूते हैं और रोज़ नए नए क्रिएटिव काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हम सब फर्स्ट जनरेशन ही हैं, आप भी फर्स्ट जनरेशन हैं और यहाँ तक पत्रकारिता के मुकाम में पहुँचे हैं। हमने तो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी देखा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी देखा, और आज फिर यहाँ अनकोट मीडिया में भी देख रहा हूँ। तो आप जहाँ भी रहे, आपने एक नई पहचान अपनी स्थापित की। उसी तरह से हम भी फर्स्ट जनरेशन हैं। तो सिर्फ एक ही बात है, मेहनत, लगन और लक्ष्य। मेहनत करते हैं, लगन से करते हैं, और लक्ष्य अगर आपका निर्धारित है तो आपको प्रकृति आपके साथ रहती है, ईश्वर आपके साथ रहते हैं, और आपकी मेहनत आपके साथ रहती है। जो बाहर की आपकी मेहनत है वो कोर्ट रूम में दिखती है, और जब कोर्ट रूम में दिखती है तो क्लाइंट्स के बीच में जाती है, और उसी से आप सफल वकील बन जाते हैं। आप मध्य प्रदेश की छोटी सी जगह से आते हैं, और हमेशा जब छोटी जगह से आने वाले जो वकील होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट आते हैं, तो यहाँ के चकाचौंध में बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े वकीलों को उतरते हुए देखते हैं, फर्राटेदार ऑक्सफोर्ड वाली इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं, चीफ जस्टिस के सामने के आर्गुमेंट्स को देखते हैं, और देखते हैं कि ये तो हमसे बहुत आगे है, बहुत बड़ा आदमी है। और कई बार मैंने कई लोगों से बात करते सुना हुआ है कि वो थोड़े से वहीं पर डाउन हो जाते हैं, लगता है कि यार यहाँ पर तो सर्वाइव होना बड़ा मुश्किल है। आप भी जब आए थे यहाँ पर तो ऐसी कोई फीलिंग आई होगी? बिल्कुल फीलिंग थी। जब सुप्रीम कोर्ट को कई हफ्ते तो सुप्रीम कोर्ट निहारते ही निकल गए,
और फिर कॉरिडोर में आने के बाद लगता था कि कोई ये बहुत अच्छा सीनियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और फिर अगर कोई बहुत अच्छा सीनियर मिलेगा तो क्या वो सीनियर हमारी जो आवश्यकताएं हैं, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हम और आप बहुत ही फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो ये भी नहीं है कि बहुत बड़े पिता के बेटे हैं कि बहुत पैसा है हमारे पास तो हमें 2-4 साल सरवाइव करने के लिए पैसा पिता के पास से आ जाए। खुद ही आपको मेहनत भी करना होती है। एक ऐसे सीनियर की सबसे पहले खोज जो आपकी डेली आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको मेहनताना दे दें। फिर दूसरा, छोटी जगह से आप आए हैं और बड़ी जगह में आए हैं और उससे भी वकालत के सबसे बड़ी जगह पर गए हैं, तो आपको वो पैरामीटर तय करने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े पिता के बेटे सक्सेसफुल लोग, तीसरी जनरेशन चौथी जनरेशन के लोग, उनके बीच में आपको अपना जगह बनाना है। तो जगह बनाना समय तो लगता है, लेकिन जब आप लक्ष्य निर्धारित करके ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करते हैं तो प्रकृति और ईश्वर आपके साथ होते हैं और आपकी मेहनत और लगन जो है आपको आगे लेकर जाती है। और मैं समझता हूँ कि आज मैंने भी बहुत लोगों को एम्पावर किया और हर कोई जूनियर मेरे पास आता है तो पहला उसको देखते ही मेरे मन में विचार आता है अपना पहला दिन। और तो जब अपना पहला दिन आता है तो उसके प्रति मेरी जो कनेक्टिविटी है अपने आप बढ़ जाती है, इसलिए हम उसको एम्पावर करते हैं और ऐसा आप भी करते हैं। अब एक बात बताइए, जब आप आए थे आपने कहा कि सबसे पहले हमें एक सीनियर की तलाश होती है जब इस पेशे में आते हैं, तो कि कोई अच्छा सीनियर मिल जाए जो हमारे बेसिक नीड्स को पूरा कर दे, सिखाए ही नहीं, कुछ मिल भी जाए, कम से कम गाड़ी न चला पाएँ, गाड़ी से न जा पाएँ तो कम से कम मेट्रो का भाड़ा तो दे दे, कम से कम चाय नाश्ते के भर का पैसा दे दे, कहीं रहता हूँ तो उसके लिए। तो ये आपके लिए कितना मुश्किल या आसान था? शुरुआती दौर में मैं पोस्टमैन था। मैं इस ऑफिस से कुछ महीने करके फिर दूसरी ऑफिस में चला जाता था, फिर दूसरी ऑफिस, कहीं एक स्थायित्व तो नहीं मिलता था। और स्थायित्व तो मिलता था तो जो, क्योंकि बड़े सारे सपने होते हैं, छोटी जगह के लोग और बड़े बड़े सपने, तो उन सपनों की पूर्ति के लिए आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चैम्बर भी चाहिए, सीनियर भी चाहिए, क्योंकि सपने बड़े हैं तो आप काम भी बड़ा करना चाहते हैं। तो उसकी तलाश में हम अपना करियर अपने हाथ में लेके इस ऑफिस से उस ऑफिस में भटकते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि एक अच्छा ऑफिस मिला, समर्थन मिला उनका, और फिर हमने जब इंडिपेंडेंट शुरुआत किया तो उस समय एक मन में भय था कि आज हम इंडिपेंडेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं वकालत चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन ईश्वर में आस्था भी थी और मेहनत थी, और जिन लोगों को परफॉर्म करके हमने दिया था उन लोगों का हमारे प्रति विश्वास था। तो छोटे छोटे केसेस छोटी सी उम्र में आने शुरू हुए और वही धीरे धीरे यहाँ तक लेकर के आया। और अभी तो सफ़र जारी है। आपने भी कहा कि कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए, और मैं भी आपको कह रहा हूँ कंफर्ट जोन नहीं, तो अभी हम लोग कंफर्ट जोन में नहीं, अभी संघर्ष चल रहा है। हाँ, संघर्ष का दायरा थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ तक तो आपने बता दिया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाली इंग्लिश जो है, छोटे जगह से आने वाले सरकारी स्कूल से पढ़े हुए लोग, और यहाँ पर आकर उनके पास, इसलिए कि ये जो प्रोफेशन है अंग्रेजी वाला प्रोफेशन है, ये विडम्बना ही है। तो अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश, अगर कोई आदमी बहुत बढ़िया इंग्लिश नहीं बोलता तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत में सफल हो सकता है क्या? देखिए, भाषा यहाँ इसलिए भी चाहिए क्योंकि भारत विविधता वाले भाषाओं का देश है। तो जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो देश के तमाम जगहों से आते हैं, तो लैंग्वेज इंग्लिश जो है कनेक्ट करती है सबको। लेकिन इंग्लिश ऐसा भी नहीं है कि आपको ऑक्सफोर्ड वाली ही ज़रूरी है। एक आपकी सरल इंग्लिश हो और इतना हो कि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सके जजेस को, और जजेस आपकी बात आप जो है समझ सकें, प्लस कानून समझ सकें। तो लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं रहा, नंबर 1। और नंबर 2, लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हर रोज़ का अखबार और लॉ की किताबें, अगर आप निष्ठा से 1 घंटे रोज़ सुबह शाम उस अखबार को पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, और 3-4 जजमेंट्स रोज पढ़ते हैं और बोल के पढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे जब परिपक्व हो जाते हैं, आपकी समझने की शक्ति, तार्किक क्षमता। और दूसरी बात, मैं प्रभाकर जी आपको बताऊं, क्योंकि आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, तो आपको मैं एक बात बताऊं कि लैंग्वेज धीरे धीरे इंप्रूव होती है। और बहुत ऑक्सफोर्ड से जो लोग आते भी हैं, लैंग्वेज कितनी भी अच्छी हो, वो कोर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए पैरामीटर्स अलग अलग हैं सर्वाइव करने के। आपकी इस बात से मैं, इसलिए ये सवाल जो है, हम जब सुप्रीम कोर्ट में फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान जब होते हैं तो कई बार
छोटे जगहों के बच्चे आते हैं और वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, या सामान्यतः बच्चों से बात, कॉलेज जाने वाले बच्चों से बात होती है जो LLB कर रहे हैं, तो उनको उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या इसके बिना, उन्होंने कहा इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, बात समझ में आई कि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप अपनी बात कह सकते हैं, अगर आप अपनी बात कह सकते हैं, जजों को समझा सकते हैं। और मैं इसलिए ये बात कह भी रहा हूँ, अश्विनी जी के बात में मैं जोड़ देता हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस को देखा है जो खुद बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अपनी बात कह लेते हैं। तो बस सुप्रीम कोर्ट में उतनी ही अंग्रेजी आनी चाहिए जिसकी वजह से, जो जिसके जरिए आप अपने क्लाइंट की बात को वहां कह सकें इफेक्टिवली कह सकें। दूसरा कि जजेज कोई आपसे सवाल पूछते हैं तो उसे समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। इससे ज्यादा कोई शेक्सपियर वाली अंग्रेजी की जरूरत। तीसरी हम्बलनेस हो, आपकी अंग्रेजी भी वो हम्बल अंग्रेजी हो, जिसमें आपको लॉ की डेप्थ हो, लैंग्वेज पे कमांड हो और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको जज को सिर्फ कन्विंस ही नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज से और वे ऑफ एक्सप्रेशन से इम्प्रेस भी करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, इम्प्रेस भी करना है। जज साहब इम्प्रेस हो गए, कई बार मैंने देखा हुआ है कि वो इम्प्रेस हो गए और रिलीफ मिल जाता है, नोटिस कर दिया। नहीं, इम्प्रेस के साथ तथ्य होने चाहिए। बहुत लोगों के साथ वो तथ्य के बाद भी बिल्कुल तथ्य कितना ही बड़ी, कई मैंने देखा कि तथ्य में बड़ा दम होता है, तथ्य था लेकिन जज साहब वो हो गए, थोड़ा सा इरिटेट हो गए सामने वाले के, चलो ऐसा करते, ऐसा भी होते हुए मैंने देखा है। ये मेरी मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो मैं कर। अच्छा, अब एक बात और, ये तो गई भाषा की बात। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU, वहाँ के बच्चे आते हैं, कुछ प्राइवेट बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बच्चे आते हैं और कुछ छोटे जगहों के बच्चे आते हैं। इसका कितना महत्व होता है सफल होने में? शुरू में तो निश्चित तौर पर छोटी जगह के जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको प्रेफरेंस बड़ी संजीदगी से और बड़े सत्यता से कहना चाहूँगा कि बड़े ऑफिसेस में नहीं मिलता है उनको उसी से पहले सबसे पहला प्रश्न होता है पढ़ाई कहाँ से किया। दूसरा सिर्फ CV देखी जाती है कि आपने पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप कहाँ से किया, और तीसरा फिर ये देखा जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो बड़े ऑफिसेस में तो ये महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं। तो छोटी जगह से जो आया उसके लिए दिक्कत होती है, लेकिन प्रभाकर मिश्रा जैसे पत्रकार हैं जो गोपालगंज से दिल्ली तक का सफ़र और अनकोट मीडिया तक का सफ़र तय करते हैं, वैसे ही वकालत के प्रोफेशन में भी तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन है, वंडर्स कर रहे हैं। हाँ, अश्विनी दुबे हमारे सामने है। हम सब लोग मिल करके एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात, आप भी जैसे कभी आप ऐसे देखिए, मैंने आपको बताया कि जब कोई मेरे पास कोई जूनियर आया, इंटर्न आया, तो उसमें मुझे अपना पहला दिन देखता हूँ। आप भी जब किसी को रेफर करते हैं तो इसलिए भी कि प्रभाकर जी ने भेजा है, वो तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उसके अलावा उसमें अपना पहला दिन देख करके फिर उसको हम इंक्लूसिव करने की कोशिश करते हैं, इनरिच करने की कोशिश करते हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे से बहुत लोग जो जानते हैं कि मैं वकीलों से जुड़ा हुआ हूँ और कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ, तो बहुत लोग मेरे पास कि मेरे बेटे के लिए देख लीजिएगा, कहीं रखवा दीजिएगा। तो फर्स्ट जनरेशन वकील को मुझे पता है कि मेरे को जो कहेगा वो फर्स्ट जनरेशन वाला है, तो मैं उसको, मेरे पास पता है, मेरे पास मेरा डेटाबेस में वो वकील हैं, वो लिस्ट है जो फर्स्ट जनरेशन वाले ही हैं, सफल हैं फर्स्ट जनरेशन। इसलिए कि वो उनकी पीड़ा को, उनके पेन को भी समझते हैं, उनके हेजिटेशन को समझते हैं, उनको पता है कि इनको किस तरह की ग्रूमिंग की जरूरत है। इसलिए कि जो NLU से आया हुआ है, जो सेकंड जनरेशन वाला है, जो थर्ड जन वाला है, उसको तो वो तो अपने बनाया, वो तो कहते हैं ना कि किसी से एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो सीनियर एडवोकेट बड़े वकीलों के घर पे आधी वकालत तो वो डिनर टेबल पे सीख जाता है। 12वीं पहुंचते आधी वकालत शुरू हो जाती है, इसलिए कि वो अपने पापा को सुनता है, अपने दादाजी को सुना है, तो वो सीख जाता है। तो आपने ये बता दिया कि इसका तो असर पड़ता है। अब एक बात और बताइए कि जो सेकंड जनरेशन वाले वकील हैं उनको क्या क्या बेनिफिट होता है? देखिए, सेकंड जनरेशन को सबसे पहले तो ऑफिस मिल जाता है, काम मिल जाता है, ग्रूमिंग मिल जाती है, और वो जैसा आपने कहा कि आधी वकालत, तो वकालत के जो कैसे वकालत होनी चाहिए और कैसे हमें वकालत में आते ही शुरुआत करनी है, वो डाइनिंग टेबल पर ही वो सीख जाते हैं। सेकेंड जनरेशन वालों को कायदे से जहाँ तक उनके फर्स्ट जनरेशन ने छोड़ा है उससे आगे शुरू करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने एक फ्लोर बना दिया, उसके बाद दूसरे फ्लोर, लेकिन लगन उसके लिए भी, लक्ष्य उसके लिए भी, मेहनत
उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑफिस तो मिल सकता है, आपको अपने पिता का नाम तो मिल सकता है, लेकिन काम आपका, आपके काम करने की जो क्षमता है, डिलीवर करने की, मेहनत करने, उससे आएगा। और आप कितने ऑनेस्ट हैं। मैंने फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी बात, जैसे एक तो मिसलीड करना और गलत तथ्य से जजेस को भी अवगत कराना या क्लाइंट को झूठ बोलना, ये दोनों चीज़ सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा हो कि बिल्कुल नहीं पसंद की जाती हैं। अगर आप ऑनेस्ट हैं, मेहनती हैं और आप कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, रिलीफ चाहे जो भी हो, तो आपको इज्जत मिलती है। तो सेकेंड जनरेशन में भी यही है कि आपको ऑफिस मिल गया, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, क्लाइंट भी मिल गए, लेकिन उसको संभाल के रखना, ये आपका आर्ट है, ये आपका क्राफ्ट है। ये मैंने अश्विनी जी से जो पूछा है वो उनके लिए है, आप लोगों के लिए है, जो लोग वकालत के पेशे में आने वाले हैं, सोच रहे हैं कि मैं वकालत के पेशे में जाएंगे, या जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, या जो अभी अभी कॉलेज से निकले हैं और कॉलेज सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये अब चूँकि अश्विनी दुबे हमारे साथ हैं और मैंने कहा कि ये टीवी डिबेट्स में बैठते हैं, कानून पे बात करते हैं, किसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसे अनकोट करते हैं, तो कुछ बातें अनकोट के प्लेटफॉर्म पर इनसे भी अनकोट करने की हम कोशिश करते हैं अलग ढंग से, अपने अंदाज में। अश्विनी जी, ये जो यूजीसी वाला मामला आया था, यूजीसी रेगुलेशन, जिसको लेकर के बड़ा हो हल्ला मचा, आप भी बहुत एक्टिव थे, मैं भी एक्टिव था, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, मामला तो अभी है ना, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, या इसका क्या सियासी इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इसका सामाजिक इम्पैक्ट होने वाला है, या आया था तो यूं ही आया था, या सोची समझी पॉलिसी के तहत है? देखिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं प्रभाकर जी आपको ऐसे बताऊं कि यूं ही कोई चीज़ नहीं होती, या तो एक्सपेरिमेंट होता है, या उस पे कितना इम्पैक्ट हो सकता है समाज में, उसको मापने की एक कोशिश होती है। और यूं ही इसलिए नहीं आता क्योंकि वन मैन डिसीजन नहीं था, वो एक कमेटी थी पूरी फुल फ्लेज्ड। उस कमेटी ने एसेस किया, क्योंकि आप एक चल रहे 1956 से अब तक जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स यूनिवर्सिटी का एक्ट है, यूजीसी एक्ट, उसमें संशोधन कर रहे हैं 2026 में। और उसका ऑब्जेक्टिव अगर 3 लाइन पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है, टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ SC ST OBC ओनली। और फिर आपने एक इक्विटी कमेटी बना दी, तो आपने कहा कि ऑपरेशर और ऑपरेस्ड दोनों की डिफिनीशन आपने कॉलेज में जाते ही तय कर दी कि ये जनरल कम्युनिटी वाला है तो ये ऑपरेशर होगा, और ये SC ST OBC ओनली है इसलिए ऑपरेस्ड होगा। तो जाते, और इक्विटी कमेटी आपने बताया, इक्विटी कमेटी में जैसे इतने सारे लोग हम अभी ये बैठे हुए अनकोट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें से बैठते ही लोगों के मन में आया डिस्क्रिमिनेशन, अरे मैं तो ओबीसी हूँ और ये जनरल है, ये डिस्क्रिमिनेट करेगा। और इक्विटी कमेटी देखिए कैसा, प्रभाकर जी का कोई यादव तो दोस्त नहीं है, प्रभाकर जी का कोई साहू तो दोस्त नहीं, कोई पटेल तो दोस्त नहीं है, तो वो सोचने लगे अच्छा आपस में उसको बोल दिया अरे पटेल, तो वो डिस्क्रिमिनेट हो गया, और वो इक्विटी कमेटी करके आपने तुरंत डिसीजन ले लिया। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का वो है यूनिफॉर्म एजुकेशन। यूनिफॉर्म इसलिए कि एक जैसा लगे, एक जैसे बैठे, एक जैसे पढ़ें, नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो, एक सिलेबस हो, एक ड्रेस हो, एक पंक्ति एक तरह हो, एक साथ टिफिन शेयर करें, तो इंक्लूसिवनेस की बात होती है। तब हम बात करते हैं कंट्री एज ए होल की। यहाँ तो आपने कॉलेज में जाते ही एक के ऊपर तलवार लटका दी, हाँ तुम बोलना नहीं कुछ क्योंकि तुम डिस्क्रिमिनेटर हो, और तुम दबंगई से बोलना, इसको तुम्हारे टीचर ने मार्क्स नहीं दिया, जनरल कैटेगरी का है, लगा दो उसके ऊपर मुकदमा, ये तुम्हारा स्टूडेंट है, अच्छा ये इससे तुम्हारी पटती नहीं है, मान लीजिए किसी लड़की को लेकर ही नहीं पड़ती, इसके ऊपर लगा दो मुकदमा। तो ये जो बातें हैं मैं समझता हूँ ऐसा एजुकेशन सिस्टम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्लूसिवनेस को खत्म करता है और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको तार तार करता है। तो इसलिए ये एक व्यक्ति, ऐसा नहीं हो सकता, या तो एक्सपेरिमेंट हो सकता। दूसरा, जो सियासतदार हैं, डिसीजन उन्होंने लिया, तो कोर्ट को स्टेप इन करने से पहले उन्हें तुरंत उस भूल को स्वीकार करते हुए सामने आके कहना चाहिए था नहीं ये लॉ लाने की जरूरत नहीं, तब तो हम समझते कि इसमें फेयरनेस थी, या गलती हो गई, या गलती हो गई,
या आपने बिना इन डेप्थ स्टडी किए हुए डिस्क्रिमिनेटर और डिस्क्रिमिनेट करने वाले की परिभाषा आपने तय कर दी। आपने उसके बाद भी कुछ नहीं बोला। जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हायर एजुकेशन को डील करते हैं, उनका तब भी एक बयान नहीं आया। और मैं एक बात और रेफर करूंगा, बिहार के किसी प्रोफेसर ने, प्रोफेसर तिवारी या कुछ सरनेम था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसी बात को लेकर कि यूजीसी रेगुलेशन बहुत अच्छा पास हुआ है। उसके लिए ये भी उसी में था कि एजुकेशन मिनिस्टर ने उनकी सराहना की। तो आपका इसका मतलब कि इंटेंट वहां झलकता है। अच्छा, तो ठीक है, अब इस पे आते हैं। फिर अगला वाला सवाल था, सियासत पर असर क्या होगा? इसका सियासत पर असर क्या होने वाला है, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो प्रेजेंट सरकार है वो बहुत अच्छी सरकार है। प्राइम मिनिस्टर की मंशा पर कोई शक नहीं है नेशनल न्यूट्रिशन को लेकर। लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा आपको कि कई राज्यों में जनरल कैटेगरी का भी वोट शेयर है, और आपने अगर वोट के आधार पर जातियों में लोगों को बांटने की कोशिश की तो आप कंट्री के ट्रू वेलविशर कैसे कहें? नहीं, तो अभी इसका इम्पैक्ट बताइए। अब इसका इम्पैक्ट तो आप बेहतर पॉलिटिकली बताएंगे, करेक्ट क्योंकि होने का नहीं, एकदम क्रूड सा आंसर चाहिए कि इसका देखिए, क्या इसका इम्पैक्ट इसका उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश पे आपने असर देखा था जब शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि कोई भी माई का लाल रिजर्वेशन नहीं हटा सकता, तो उसके बाद कमलनाथ की सरकार आई थी, वो आपने देखा था। तो इसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि अंडर करंट बहुत है और आज भी वो अंडर करंट है। ये मैं सवाल पूछा हूँ और मैं जानता हूँ सामने से, देखिए पॉडकास्ट है और सामने से जो लोग सुन रहे होंगे, पता है क्या होंगे, कहे भैया देख लो, एक दुबे और एक मिश्रा ये मिलके दो यूजीसी पे बात कर रहे हैं, तो ये बात कैसे करेंगे वो तो समझ। लेकिन इस पे आगे बढ़ूं इसके पहले मैं बता दूं, अश्विनी जी, मैं हमेशा कहता हूं इस प्रोफेशन के बारे में जब बात करता हूं, आप जानते हैं मैं भी वकील हूं, प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, बट इस प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात क्या है, और मैं आपसे जो बात कर रहा हूं और आपकी बात की मैं तवज्जो इसलिए दे रहा हूं, मैं कौन होता हूं देने वाला? सुप्रीम कोर्ट में जजेस जब आदेश लिखाते हैं, फैसला लिखाते हैं, तो दुनिया में, हिंदुस्तान में कोई और है ही नहीं जिसके लिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ऐसा लिखा जाता हो, द लर्नेड एडवोकेट सबमिटेड, सजेस्टेड, आर्ग्यूड। लर्नेड एक ही आदमी होता है देश में, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले में कहा जाता है वो होता है वकील। तो मेरे सामने जो कि लर्नेड एडवोकेट बैठे हैं, तो लर्नेड एडवोकेट को मैं उसी तरह लेता हूँ। जजेस ऑनरेबल होते हैं, लर्नेड नहीं होते। लर्नेड जब तक वो जज की कुर्सी पर नहीं है तब तक वो लर्नेड नहीं है, लर्नेड तो वकील होता है। तो मैं लर्नेड एडवोकेट अश्विनी कुमार दुबे से जो मैं बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो उसकी वजह है ये समझने की, मैं मतलब ये ठीक है। अब एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालत, मैं फिर आ जाता हूँ इसी प्रोफेशन में, नए लोगों को या फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर ऑनेस्ट आंसर पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत करनी चाहिए, ट्रायल कोर्ट से शुरुआत करनी चाहिए। फर्स्ट जनरेशन वकील को हमेशा अपने वकालत की शुरुआत जिला अदालत से करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप ओरिजिनल साइड के मुकदमे देखते हैं, बेल देखते हैं, क्रिमिनल ट्रायल देखते हैं, सिविल के ट्रायल देखते हैं, कमर्शियल सूट्स देखते हैं, तो आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए होगा तमाम कानूनों का, वो आपको वहाँ से मिलता है। तो पहली शुरुआती दौर में 2 से 3 वर्ष की वकालत ट्रायल कोर्ट में करना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट एक तरफ अपीलेट कोर्ट है, रिट कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में आना चाहिए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बहुत कम ही है। लेकिन आप तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। नहीं, हमने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत किया, ज़्यादा दिन नहीं किए थे। 30 हजारी में भी किया, हम ज़्यादा दिन नहीं रोहिणी कोर्ट में किया हमने, 2 ढाई 3 साल तो हमने किया। इसलिए मैंने बताया ना कि मैं अपना सीवी अपने हाथ में लेके घूमता था इस चैम्बर से उस चैम्बर, तो जिनको अच्छा लगता था वो कुछ दिन के लिए ले लेते। और दिल्ली वालों के लिए ठीक है इस लिहाज से कि आप दिल्ली में ही रह रहे हैं, आपको 7 निचले अदालतें हैं यहाँ पर। हाँ, 7 तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहीं रह रहे हैं अगर, तो आप 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी यहीं पर है, केस मिल जाए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, नहीं है तो भी घूमने चले जाओ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और 7 अदालतें आपके पास हैं, तो आपके पास यहाँ पर। अब मैं एक तकनीकी बात पूछ रहा हूँ और इसके बाद हम बात खत्म करेंगे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में लोग, हम जब बात करते हैं बस, तो ये मैं जानता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक आपके मुंह से सुने।
वकील, एडवोकेट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट, ये क्या होता है? तीनों के बारे में बताइए। और तीनों के एडवोकेट, एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और सीनियर एडवोकेट, इनका पोजीशन क्या होता है, महत्व क्या होता है, और जो एओआर बनता है उसका फायदा क्या होता है, जो सीनियर होता है उसका फायदा क्या होता है? देखिए, सबसे पहले सीनियर से शुरू करते हैं क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट है, लर्नेड है। लर्नर सीनियर। तो सीनियर एडवोकेट के लिए लीगल कॉम्पिटेंस होना, नॉलेज होना, और उनका जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल है और कमांड जो नॉलेज पर है, और उसके अलावा जो इंटीग्रिटी है वो जिसके अंदर है इन डेप्थ, उसको जजेस जो हैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था है। अब तो एक इंदिरा जयसिंह की जजमेंट के बाद तो आम जो लॉयर्स जिनके पास उतनी जजमेंट्स हैं, जिनके पास जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा अभी भी देखिए 293 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन के लिए अप्लाई किया। उसके बाद उनकी कॉम्पिटेंस देखी जाती है, उनका कंडक्ट कैसा रहता है, जजेस के सामने कैसे बिहेव करते हैं, लॉ की कितनी नॉलेज है, कितनी जजमेंट्स में उनका नाम है, उसके बाद उनको डेजिग्नेट। तो बहुत ही लीगल प्रोफेशन की जजेस के बाद और सबसे अगर सम्मानित अगर कुछ डेसिग्नेशन है तो वो सीनियर एडवोकेट के डेसिग्नेशन। उनका कपड़ा, गाउन भी, उनका गाउन अलग होता है, कोट अलग होता है। तो इसी तरह से उम्मीद भी की जाती है कि वो डिफरेंटली कोर्ट्स में आर्ग्यू भी करें। बाकी वकीलों से प्रोफेशनली वो किस तरह से, ये तो हो गया योग्यता हो गई बात, लेकिन उनके लिए बाकी दोनों वकीलों से एओआर में या सामान्य एडवोकेट में और उनमें क्या अंतर होता है प्रोफेशनली? जैसे वो क्या सीधे सीधे क्लाइंट से डील कर पाते नहीं, हैं? देखिए, दूसरा सबसे बड़ा रडार है कि सीनियर एडवोकेट कभी भी क्लाइंट से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। उनको सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर हाई कोर्ट्स में जो एडवोकेट्स हैं उनके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट जो है, मैं मिसकंडक्ट तो नहीं कह सकता, प्रोफेशनल जो कमिटमेंट है उसके कॉन्ट्रेरी है। बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स डील कर लेते हैं कई बार, लेकिन नहीं करना चाहिए। हाँ, जब केस नहीं मिलता तो हो, कई बार तो प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। दूसरा आते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट 4 साल की जिसकी वकालत हो गई और 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 5 साल वाले जो लॉयर्स हैं उनको एक एग्जाम कंडक्ट करता है, और जो एग्जाम कंडक्ट करके एग्जाम पास करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के बारे में जानकारी है, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में जानकारी है, लीडिंग केसेस के बारे में जानकारी है, कैसे सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, कैसे जजेस को एड्रेस करना चाहिए, वो सब बेसिक क्राफ्ट जो होता है। रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स हाई कोर्ट से अलग हैं, अलग तरह की प्रैक्टिस है, तो उसके बारे में जानकर तो एग्जाम पास करते हैं। तो एक बेसिक एबिलिटी टेस्ट है, एबिलिटी एग्जाम है, जिसमें बहुत सारे पास भी हो जाते हैं, बहुत पास नहीं होते हैं, और बहुत सक्सेसफुल वकील अपीयर भी नहीं होते हैं उस एग्जाम में, तो अपनी वकालत करते रहते हैं। तीसरा, मुकदमा फाइल करने के लिए सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कॉम्पिटेंट है सुप्रीम कोर्ट में, या तो इन पर्सन फाइल होगा या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू फाइल होगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस दायर होगा एओआर के जरिए होगा। तो इसका होने का और उनके जरिया होने का वकील की आर्थिक स्थिति पर, पॉकेट पर क्या असर पड़ता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट से डायरेक्ट डीलिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में करता है, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निश्चित तौर पर उसके रेम्यूनरेशन, उसकी फीस, वो सब डायरेक्टली क्लाइंट से डील होती है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट भी फीस लेगा तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू ही लेगा, और नॉन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा फाइल करेगा तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो वो एक क्रूशियल रोल है सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग, रजिस्ट्री की फंक्शनिंग और मुकदमे के बीच में वो की पर्सन है, माने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो ये जो आप बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि फिर तो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाएगा, नॉन एओआर के पास भी आएगा तो भी, और वो सीधे सीधे अगर सीनियर के पास आ रहा है तो भी, माध्यम अगर आप ही हैं तो कमाई ठीक ठाक होती होगी। हाँ, देखिए, हम लोग तो मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग फर्स्ट जनरेशन है, जैसा आपने कहा, तो फर्स्ट जनरेशन का वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो सफ़र तय कर रहे हैं रोज़, और रोज़ संघर्ष है, हर रोज़ संघर्ष है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रभाकर जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि हम लोग लोगों को एम्पावर करने में विश्वास रखते हैं, और हर एक जूनियर में अपना पहला दिन दिखता है, इसलिए उसी तरीके से सोचते हैं वो भी प्रोफेशन में आगे बढ़े। और सबसे बड़ी समस्या फर्स्ट जनरेशन लॉयर को होती है एक अच्छे सीनियर की तलाश। अच्छा सीनियर कैसे मिलेगा? ये तो देखिए बड़ा विकट प्रश्न कर दिया, इसको अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारी कोशिश थी कि वकालत पेशे में जो आने को सोच रहे हैं उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो, जो
अभी अभी वकालत के पेशे में इंटर किए हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो, और बाकी लोगों को तो हो ही जाएगा। अब इसमें एक बात, आप थोड़ा सा इस बात को इग्नोर कीजिएगा कि कई जगह अश्विनी जी ने मेरी तारीफ की है। वो दरअसल हुआ ये कि जब मैं उनकी तारीफ कर रहा था तो उनको लगा कि उनको मेरी भी तारीफ करनी चाहिए। भाई, लर्नेड एडवोकेट हैं और कोर्ट अपने फैसले में लिखता है, हम ठहरे छोटे से पत्रकार। तो ये बातें जब आप सुनेंगे तो आपको कई बार लगेगा कि वो ना कि तू मेरा पीठ खुजला, मैं तेरा खुजलाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं तो जेन्युइनली इनकी तारीफ कर रहा हूँ, इसलिए कि ऑफिस के बाहर बड़ी गाड़ी लगी है। बड़ी गाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसलिए कि क्या मतलब, बड़ी गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में अपना चैम्बर है। सुप्रीम कोर्ट के बगल में जो सबसे पॉश जगह है, बंगाली मार्केट के पास, बाबर लेन, बाजार लेन, सॉरी, बाजार लेन, जहाँ पर बड़े बड़े वकील रहते हैं, चैम्बर होता है, वहाँ पर इनका अपना चैम्बर है। एक जगह और चैम्बर है, मयूर विहार में चैम्बर है आपका, मयूर विहार में बड़ा चैम्बर है, सब जगह बड़े बड़े चैम्बर हैं। यहाँ पर सामान्य वकीलों को, बेचारों को एक जगह अपनी बैग रखने की जगह नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत बढ़िया मामला है। और सबसे अच्छी बात, हमारे दोस्त भी हैं, तो जब कहते हैं ना कि दोस्त आपका बड़ा हो तो आप खुद बड़े हो जाते हो। तो हमारी कोशिश थी कि इस बातचीत से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो, तो फ़ायदा हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है। मैं 10 सेकंड बस लूंगा। मैं ये तीनों किताबें, चूंकि अनकोट मीडिया में बैठा हूँ और आते ही अनकोट मीडिया ने सबका अटेंशन अपनी तरफ छीना, में तो ये तीनों अट्रैक्ट किया है सबको। तो ये तीनों किताबें मैं अनकोट मीडिया को गिफ्ट कर रहा हूँ। दूसरा, प्रभाकर जी वकील भी हैं। जब इन्होंने पुराना संस्थान छोड़ा तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पास आइए और मेरे साथ वकालत की शुरुआत कीजिए, लेकिन इन्होंने वकालत नहीं चुना। फिर भी आज भी मैं कह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, अनकोट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठकर, कि वकालत में वो जब भी आएंगे उनका स्वागत है। आपके चैम्बर मेरे लिए खुला हुआ है और कुर्सी रखी हुई है। ये बात आज 5 साल से हम लोग लगातार दोहराते रहते हैं बीच बीच में। तो उम्मीद है कि हमारी ये बातचीत और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आएगी ही, मुझे पता है। ये नो नॉनसेंस पॉडकास्ट है, काम की बातें। तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उनके लिए ज़रूर शेयर कीजिए जो वकालत के पेशे में जाना चाहते हैं, जिन्हें हेजिटेशन है कि कैसे इस पेशे में आएँ, कैसे बड़ा बने, अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती है तो क्या करें। ये तमाम चीज़ों के लिए आप शेयर कर सकते हैं। और आखिर में एक काम और करना है, अनकोट को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।